वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग सी ट्रिक बनाने वाले हैं। पहली ट्रिक काफ़ी पसंद आएगी आपको। हर एक क्वेश्चन यहाँ पर मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों को याद हो जाए अभी के अभी, ठीक है। बट वीडियो में आगे चलें इससे पहले कुछ एक कमेंट्स हैं जिनके बारे में आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगा। अब कुछ लोग जो डिसलाइक करते हैं वो कम से कम बता तो दिया करें। अगर आप वीडियो डिसलाइक कर रहे हो, आपको नहीं पसंद आ रहा है, तो एटलीस्ट आप अपना कमेंट ज़रूर छोड़ के जाओ आपको क्यों पसंद नहीं आ रहा है। कोई भी रीज़न हो पता तो चलना चाहिए ना, ठीक है। चलो अब पहले यहाँ पर इसी बारे में बात करते हैं कि क्या कुछ कमेंट रहे थे। हिस्ट्री का जो हमारा प्रीवियस वीडियो रहा था, किसने क्या कुछ कहा था, पहले एक बार वो देख लेते हैं। सबसे पहली जो शिकायत है वो रिया पाठक की है। रिया पाठक ने बोला है कि सर क्वेश्चंस आप बहुत कम कवर करवा रहे हो, सिर्फ 10, 15, 20 तक जाते हो, कम से कम 50 क्वेश्चन कवर अप करवाया करो। तो रिया देखो, ऐसे अगर यहाँ पर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस मैं बढ़ा दूंगा तो इन वीडियोस की लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और यूजुअली आप लोग इतना देखते नहीं हो। मतलब मुझे नहीं पता कितने लोग कितना वीडियो देखते हैं, बट अगर पूरा कोई वीडियो देखे तब तो इतना लंबे वीडियो बनाने का मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अगर उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगी ना, फिर आप जो ट्रिक्स यहाँ पर बताई जा रही हैं, जो एंकर पॉइंट्स मैं बनाकर आपको बता रहा हूँ, वो आप फिर भूलने लगोगे, फिर आपको मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए छोटे छोटे से वीडियो बनाते हैं, अपना 15-20 मिनट तक के वीडियो रहते हैं। आप आराम से इनको देखो, जो आप कर रहे हो बस वो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप वीडियो देख के चले जाओ फिर आपको चीज़ें याद भी ना आए। सो ये तो बात हो गई, रिया ने जो बात कही थी, रिया की कंप्लेंट थी इस बारे में। इसके अलावा यहाँ पर नाम लेना चाहूँगा मैं। इनका नाम है समिता गुप्ता। समिता गुप्ता, इन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया है वीडियो को। जो तरीका यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ याद करने का, इनको काफ़ी पसंद आया। इसी तरीके से एक है हमारे सब्सक्राइबर, इनका नाम है विनय मौर्य। सो विनय मौर्य ने भी ये चीज़ बोली है कि सर बहुत अच्छा लग रहा है, सारी चीज़ें याद हो रही हैं। और ये जो कमेंट है सिर्फ मैं हिस्ट्री वाले वीडियोस के बारे में ही बता रहा हूँ आपको। शालू पटेल भी काफ़ी यहाँ पर अप्रिशिएट करी हैं। उनका कहना भी ये है कि सर काफ़ी ये अच्छा तरीका है, चीज़ें यहाँ पर याद हो रही हैं, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पर बातें थी। बाकी अगर हम बात करें समिता गुप्ता की, तो इन्होंने प्रीवियस जो वीडियोस है उसमें जो क्वेश्चंस मैंने पूछे उनके आंसर भी करें। सो दिस इज़ वेरी गुड। आप लोग ज़रूर इस चीज़ को करा करिए। कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसका आंसर ज़रूर करा करिए। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि जहांगीर ने थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया। अब वैसे देखें तो भाई आंसर हमारा क्या आएगा इसका, अजमेर। अब हमें याद कैसे रहेगा? सपोज अगर ऐसा हो जाता है कि आप कंफ्यूज होने लगे तो आपको कैसे याद रहेगा? आप देखो यहाँ पर साफ साफ एक चीज़ पता चल रही है, जहांगीर से मिलना चाहता था थॉमस और रो रहा था, मर रहा था मिलने के लिए कि भैया बस एक बार आप मेरे से मिल लो। समझ रहे हो? वो रो रहा था, वो मर रहा था, किससे मिलने के लिए? जहांगीर से। अब मुझे लगता है आप एकदम क्लियरली समझ गए हो कि ये जो अजमेर है इसके अंदर सीधे से आपको दिख रहा है कि मर रहा था। कौन मर रहा था? रो रहा था, मर रहा था थॉमस। किससे मिलने को? जहांगीर से मिलने को। लाइफ टाइम आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। जो क्वेश्चन है वही आपको संकेत देगा कि आंसर क्या सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि ये बताइए, एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है, उसका नाम क्या था? उसका नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है। अब क्या ये नाम फ्रांसिस्को पेलसर्ट है, ये हॉकिंग्स है, या फिर ये निकालो मनुची है, या फिर ये पीटर मुंडी है? तो सही आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए, यानी कि फ्रांसिस्को पेलसर्ट। ये जो थे इन्होंने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है और ये एक डच पर्यटक थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। इसमें पूछा गया है कि निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो आंसर हमारा क्या आएगा? फ्रांसिस्को पेलसर्ट या फिर पेलसर्ट, जो भी आप समझिए, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? कल जब वीडियो आया था उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ये मकबरों के बारे में ही कल कई सारे क्वेश्चंस थे, उसमें जहांगीर के मकबरे की भी हमने बात करी थी। और मैंने आपसे बोला था कि बस जहांगीर में आप ये सब हटा दो यहाँ पर, तो आपको सीधे दिखेगा क्या? जागीर, ठीक है। और जागीर हार चुका था जहांगीर, और हारने से हमारा क्या आया था? लाहौर, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर मात्रा हटानी थी और ये हटाना था, आपको सीधे हार दिख जाता। तो यहाँ पर आपको क्लियरली पता है कि लाहौर में जहांगीर का मकबरा लोकेटेड है। तो आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन डी।
मूव ऑन करते हैं। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं या बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564-880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये एक सिंपल सा ट्रिक था, इससे मतलब क्वेश्चन के अंदर से ही आप किस तरीके से आंसर निकाल सकते हो, मैं आपको सिर्फ यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि एग्जामिनेशन में कन्फ्यूजन आपको ना हो। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी। अब ये अबुल हसन है, ये फारूक बेग हैं, ये बिशनदास हैं, या फिर ये आगा रज़ा हैं। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? अबुल हसन। अबुल हसन को नादिर उज जमा इसकी उपाधि दी थी और ये एक चित्रकार था जहांगीर का। अब ये याद रखने के लिए बस इतना सा याद रखो कि नादिर इसका मीनिंग क्या होता है। नादिर का मीनिंग होता है आपका अमूल्य, ठीक है। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? चित्रकारी की बात हो रही है। मतलब चित्रकारी में एक इस तरीके का कुछ पिक्चर बनाया जो किसी हंसते हुए व्यक्ति का था, और किसी की हंसी से ज़्यादा अमूल्य कुछ नहीं हो सकता। जब मैं हंसने की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर हसन से आपको साफ साफ पता चल रहा है यहाँ पर किसी एक हंसने वाले व्यक्ति की बात हो रही है। मतलब हाँ और सा, ये हंसना यहाँ पर आपको साफ पता चल रहा है, ठीक है। हसन से आप हंसना समझ सकते हो, हंसने वाले की यहाँ पर चित्रकारी बनी है, ठीक है, और जो कि अमूल्य है। इस तरीके से आप यहाँ पर इसको इंटररिलेट कर सकते हो। एक बार मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ किस तरीके से याद रखना है। जैसे ही आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आप नादिर का मतलब याद रखना। नादिर का मतलब होता है अमूल्य, बेशकीमती, और किसी की हंसी से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। और ये जो चित्रकार था ये ऐसी ही चित्रकारी बनाता था, हंसने वाली। तो हंसने से यहाँ पर आपको हसन याद रखना है, अबुल तो फिर याद रहेगा ही, ठीक है। एक दो बार जब आप इसको देख लोगे ना, समझ लोगे, उसके बाद मुझे नहीं लगता आप भूलोगे भी। फिर ट्रिक याद रहे ना रहे, चीज़ आपको याद ज़रूर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है कि जहांगीर के काल में निम्नलिखित में से किस एक चित्रकार को नादिर उल असर इसकी उपाधि दी गई थी। अब ये दौलत थे, ये बिशनदास थे, ये मनोहर थे, या फिर ये मंसूर थे। अब यहाँ पर इसे इस तरीके से याद रखना है, पहले वाला जो चित्रकार था उसे उपाधि जो दी गई थी वो नादिर उज जमा की थी, मतलब हंसी को उसने जमा दिया था अपनी चित्रकारी में। अब यहाँ पर जो है नादिर है, लेकिन अब की बार क्या है? उल असर है, मतलब यहाँ पर असर की बात हो रही है। और यहाँ पर देखो आप, अगर ये जो मंसूर लिखा है, मंसूर में बस थोड़ा सा आपको चेंज करना है, यहाँ पर ये मात्रा हटा देनी है, सा और रा को याद रखना है, सर को, और ये सर ही आपको यहाँ से इसके अंदर देखने को मिलेगा। बाकी कोई भी ऑप्शन आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको याद रख सकते हो। 2-3 बार आप कोशिश करना। होगा क्या, शुरुआत में ये थोड़ा सा टिपिकल लगेगा, अभी कुछ ट्रिक्स आपको एब्सर्ड भी लग सकती हैं, आपको लगेगा क्या बेतुकी सी बात है, बट आप याद रखो, जो चीज़ जितनी वर्स होगी वो भी आपको याद रहेगी, और जो चीज़ बेहतरीन होगी वो भी आपको याद रखिए। और अल्टीमेट गोल हमारा ये है कि चीज़ जो है एक बार में कहीं माइंड में क्लिक कर जाए। अब देखो ऊपर वाले क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं ध्यान से, तब आपको ये क्लियर हो जाएगी पिक्चर। इस वाले क्वेश्चन में क्या था आपका? नादिर उज जमा। मैंने बता कि नादिर का मतलब क्या है? अमूल्य, और किसी की हंसी से ज़्यादा कुछ भी अमूल्य नहीं हो सकता। और ये चित्रकार हैं तो अपनी चित्रकारी जब करेंगे तो चित्रकारी में जो फ़ोटो बनाई उन्होंने किसी हंसते हुए व्यक्ति की, या फिर हंसना जो है वो यहाँ से हमें दिखेगा, और ये आपको हसन के अंदर क्लियरली पता चल रहा है, इसको हंसना हम समझ रहे हैं, ठीक है। अब इसको हंसी को इन्होंने जमा कर दिया अपनी चित्रकारी में। तो यहाँ पर जो ये उपाधि है नादिर उज जमा, इसमें जमा क्या करी गई है? हंसी जमा करी गई है। इस तरीके से याद रहेगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आया, इसके अंदर सिमिलर बात हुई है, बट यहाँ पर जो उपाधि है वो क्या है आपकी? नादिर उल असर है। तो यहाँ पर असर की बात हुई है, और सा और रा हमें यहाँ से पकड़ने हैं। हमारे आंसर के अंदर भी आपको सा और रा दिख जाएगा, यानी कि मंसूर जो है ये यहाँ पर याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं।
इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा जो है फारसी में लिखी थी। अब ये बाबर थे, ये अकबर थे, जहांगीर थे या फिर औरंगजेब थे। तो भैया फारसी में वही लिखेगा जो हिंदुस्तान में नहीं रहेगा। समझ रहे हैं? इस तरीके से याद रख लो कि जिसका मकबरा ही हिंदुस्तान में नहीं, लाहौर में मकबरा है, तो हिंदुस्तान की भाषा तो यूज़ करेगा ही नहीं, फारसी भाषा यूज़ कर रहा होगा। ठीक है, फारसी भाषा ये यूज़ करी गई होगी। इस तरीके से यहाँ पर इसको याद रख सकते हैं। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें पूछा गया है यहाँ पर कि अबुल फजल के हत्यारों को पुरस्कृत किया था किसने। अब ये अकबर थे, जहांगीर थे, ये मानसिंह थे या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या आएगा आपका जहांगीर। जहांगीर ने अबुल फजल के जो हत्यारे थे इनको पुरस्कृत किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो भाई विद्रोह कब किया जाएगा? तब विद्रोह किया जाएगा जब आपसे कोई खुश ना हो या फिर कोई आपसे मोहब्बत ना करता हो, या फिर ऐसा हो कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपसे जलता हो। अब जलन कब होगी? जब आपसे कोई ज़्यादा सुंदर ना हो। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, खुर्रम की, तो खुर्रम का जो मतलब होता है, अगर इसके मीनिंग की बात करें तो वो होता है आपका हंसमुख या फिर हैप्पी। तो अगर कोई हैप्पी नहीं है तो भैया आपके विरुद्ध जो है विद्रोह कर देगा। यहाँ पर जहांगीर की हम बात कर रहे हैं। अब इसके पास जागीर बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से कोई भी इससे हैप्पी रहता नहीं था, तो खुर्रम जो है वो इसके खिलाफ विद्रोह करेंगे ही। मोहब्बत थी नहीं महाबत खां को, तो विद्रोह करेंगे ही। अब खुसरो की बात करें तो ये तो पहले से ही खुश नहीं थे, इसलिए यहाँ पर विद्रोह करेंगे। तो ये जो 3 नाम हैं जिसमें आपको मोहब्बत दिखेगी, आपको यहाँ पर खुसरू मतलब खुश वाली जो एक साउंड है वो पता चलेगी। यहाँ पे खुश और यहाँ पर आपका जो खुर्रम का मतलब है, इसका मतलब ही होता है हैप्पी। ठीक है, तो ये दोनों और ये तीनों जो हैं इन ऑल, तो ये तीनों ही जो थे इन लोगों ने विद्रोह किया था। तो हमारा आंसर क्या होगा? सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब क्यों करा था? क्योंकि जहांगीर के पास जागीर बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से ना तो किसी को इनसे मोहब्बत थी और ना ही ये लोग उससे हैप्पी थे। चलो आगे बढ़ते हैं, मतलब खुश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन नूरजहां के गुट का सदस्य नहीं था। नूरजहां के गुट का सदस्य कौन नहीं था ये बताना है। अब इसमें जहांगीर हैं, गियास बेग हैं, या फिर ये आसफ खान है, या फिर खुर्रम है। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा? जहांगीर। जहांगीर जो थे वो नूरजहां के गुट के सदस्य नहीं थे। बाकी गियास बेग, आसफ खान और खुर्रम ये इनके गुट के सदस्य थे। मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे 2 सूची दे रखी है और नीचे एक कोड दिया हुआ है और आपको इसका मिलान कराना है। तो यहाँ पर ये अलग अलग बिल्डिंग दे रखी है, किसने किसको बनवाया उसी से रिलेटेड है। बाबर, जामा मस्जिद, हुमायूं, दीन पनाह। अकबर की बात करें तो जहांगीर महल, और वहीं अगर जहांगीर की बात करें तो अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाना ये जहांगीर ने करवाया था। सो हमारा जो कोड होगा 1 2 3 4 ये हमारा यहाँ पर कोड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। बाबर, जामा मस्जिद, हुमायूं की बात करें तो दीन पनाह, अकबर की बात करें तो जहांगीरी महल, और जहांगीर ने जो था अकबर के मकबरे को पूरा करवाया था। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर पूछा गया है गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रीतम उदाहरण है, तो वो कहाँ पर लोकेटेड है? दातिया में है, खुजराहो में है, ओरछा में, या फिर ग्वालियर में। तो गोविंद महल ये कहाँ पर है आपका? ये है दतिया में। ठीक है, दतिया में लोकेटेड है। अब ये दतिया कौन से स्टेट में है ज़रा ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है। अब ये अकबर का मकबरा सिकंदरा में, मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से ये याद हो चुका है। जहांगीर के मकबरे की बात करें तो ये कहाँ पर है आपका? शाहदरा में है। अब ये शाहदरा देख के तो कुछ लोग यहाँ पर चकित हो गए होंगे कि मैंने तो लाहौर बताया था, तो शाहदरा कहाँ से आ गया? तो ये जो शाहदरा है ये एक नगर है। ठीक है, लाहौर में ही, लाहौर में है ये एग्जैक्टली लोकेटेड। तो याद रखिएगा इस बात को, हो सकता है एग्जामिनेशन में इस तरीके से आ जाए। इसके बाद शेख सलीम चिश्ती, इनका मकबरा कहाँ पर है? फ़तेहपुर सीकरी में। शेख निज़ामुद्दीन औलिया, इनका मकबरा अजमेर। तो ये यहाँ पर इनकरेक्ट दिया हुआ है। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कि शेख निज़ामुद्दीन औलिया का मकबरा कहाँ पर है। इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हम लोग कवर अप कर चुके हैं, बट हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, क्योंकि जो सुमेलित नहीं था वही हमें यहाँ पर चूज़ करना था। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है इसमें यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि बनारस और इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर को समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था। अब ये हरनाथ थे, ये जगन्नाथ थे, ये कविंद्राचार्य थे, या फिर ये कवि हरि राम थे। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी, यानी कि कविंद्राचार्य। इन्होंने बनारस और इलाहाबाद के जो तीर्थयात्री कर था उसकी समाप्ति के लिए
बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था कविंद्राचार्य ने। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं आज के इस सेशन की। इसके बाद आज के इस वाले सेशन के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है निम्न में से कौन सा, अब जैसे यहाँ पर ये जहाँ लिखा हुआ है एग्जैक्टली शाहजहाँ है, ठीक है। शाहजहाँ के शासनकाल का राजकवि था। अब ये कलीम था, ये काशी था, ये कुदशी था या फिर ये मुनीर। तो सही आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि कलीम। अब कलीम क्या था, राज कवि था, ठीक है। किसके शासनकाल में, शाहजहाँ के शासनकाल में। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं कि पहला तो हमें ये याद रखना है कि ये शाहजहाँ के दरबार में राजकवि था, ठीक है। दूसरा इसका नाम याद रखना है कि यही था। तो खाली इतना से याद रख लो, कलीम ये जो शब्द है इसका अपने आप में अर्थ क्या होता है, बेहतरीन वक्ता, यानी कि बहुत बढ़िया बोलने वाला, ये होता है कलीम। खाली अगर आपको इसका नाम पता है, इसका अर्थ पता है कलीम का कि बेहतरीन तरीके से बोलने वाला, बेहतरीन वक्ता, अच्छा बोलने वाला, तो पहली बात इतना अच्छा बोलता होगा तो राजकवि तो होगा ही। अब ये ऐसा वक्ता है कि वो सारे जहां में सबसे अच्छा बोलने वाला था, सारे जहां में सबसे अच्छा बोलने वाला था। सो सारे जहां से मतलब क्या हो जाएगा हमारा, शाहजहां को हमने ब्रेक करा है और यहां से जहां उठाया है। तो शाहजहां ने अपना जो राजकवि बनाया था वो सबसे बेहतरीन बोलने वाला था, और बेहतरीन बोलने वाले को क्या बोलते हैं, कलीम बोलते हैं। बस इतना सा आपको याद रखना है। इसके बाद जो है आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। ये सेशन कैसा लगा और जो ये छोटे छोटे से एंकर पॉइंट्स बनाए हैं आपके दिमाग में चीज़ों को फीड करने के लिए, प्लीज़ बताइएगा कि कितना इफ़ेक्टिव है ये, कितना आपको याद हो रहा है। नहीं याद हो रहा है तो ये भी बताइएगा। बहुत एब्सर्ड कोई ट्रिक लगे, कोई एंकर पॉइंट लगे तो वो भी बताइएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये आपको वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ इनको शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।